प्रिय छात्रों, मैथ्स पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम कक्षा नवम की अध्याय 1 संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याओं को समझेंगे। पहले तो हम वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को हम कई भागों में विभाजित करते हैं। एक तो हमारी परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, दूसरा है अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं में इसके भी भाग हैं। पूर्णांक संख्याएं, और भिन्न संख्याएं। पूर्णांक और भिन्न संख्याएं, ये परिमेय संख्याओं का हो गया। अब इसके बाद में पूर्णांक संख्याओं में इसके 3 भाग होते हैं। एक तो ऋण पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं और शून्य और धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्याएं। ये हमारी इस प्रकार से संख्याएं होती है। अब देखिए वास्तविक संख्याएं इसमें कई प्रकार से संख्याएं हो सकती हैं, जैसे -1 है, +1 है, और इसमें परिमेय भी होंगी और अपरिमेय भी होंगी। √2 है, √3 है, ये सब वास्तविक संख्याओं में होंगी। ठीक है, इसी में शून्य भी हो जाएगा। अब परिमेय संख्याओं में, परिमेय में -1 है, 1 है, 3/5 है, इस तरीके से परिमेय हो जाएंगी। अपरिमेय में √2 है, √3 है, इस तरीके से ये अपरिमेय हो जाएंगी। अब पूर्णांक संख्याओं में, पूर्णांक में -1, 0, +1 पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। भिन्न में 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से भिन्न संख्याएं हो जाएंगी। ऋण पूर्णांक में 1, -1, -2, -3, 0। धन पूर्णांक में +1, +2 और +3। इस तरीके से हमारी ये संख्याएं। अब संख्याओं के बाद, इसके बाद में कुछ नियम है। पहला नियम है संख्याओं पे समवरक नियम, समवरक नियम। समवरक नियम को समझ लीजिए। समवरक नियम में क्या होता है, यदि हम 2 धन पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उनका योगफल भी हमको धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे क्या परिभाषा है इसकी, यदि हम 2 धन पूर्णांकों को जोड़ें तो हमको उनका योगफल भी एक धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। मान लीजिए 2 एक पूर्ण संख्या है और उसके बाद में 3 भी एक पूर्ण संख्या है। अब इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो 2 + 3 = 5, तो 5 भी एक हमारी धन पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में, अब क्रम विनिमय नियम में क्या होता है,
क्रम विनिमय, विनिमय मतलब बदलना, चेंज होना, क्रम का बदलना, क्रम का बदलना ही क्रम विनिमय नियम कहलाता है। जैसे कोई धन पूर्णांक ले लेते हैं, a और b दो धन पूर्णांक है। अब इनको अगर हम जोड़ दें, a प्लस बी कर दें, तो इसमें b प्लस a अगर हो जाता है तो हमारा ये क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। देखिए जैसे 2 और 3 बराबर 3 प्लस 2, ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा, दोनों पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्रम विनिमय होने पर भी संख्याओं पर कोई प्रभाव हमारा नहीं पड़ता है। ठीक, किस पे नहीं पड़ता है? योग, ये तो हो गया योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय। इसी प्रकार से गुणा का भी क्रम विनिमय नियम होता है, a गुणे बी इक्वल टू बी गुणे ए। जैसे 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2, ये भी 6 आएगा और ये भी 6 आएगा। तो योग और गुणा दोनों पर ही तो ये क्रम विनिमय नियम लागू होगा, मगर भाग और घटाने की संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम नहीं लागू होगा। ये तो हो गया गुणा का। अब ठीक, गुणा का हो गया, घटाने पे नहीं लागू होगा, इसको भी देख लीजिए। जैसे a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये नहीं, क्यों नहीं होगा? तो a है 2 माइनस 3 बराबर 3 माइनस 2, ये तो आ गया माइनस 1 और यहां पर आ गया 1, तो ये बराबर नहीं, यानी कि घटाने पर जो है क्रम विनिमय नियम नहीं लागू होगा। इसी प्रकार से भाग पे 2/3 बराबर 3/2, ये बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, अब अगला नियम आता है तीसरा, साहचर्य। साहचर्य नियम, इसमें क्या होता है? इसमें अगर a, b और c तीन संख्याएं दी गई हैं, इनको अगर हम किसी दूसरे क्रम में भी बदल दें, a प्लस बी प्लस सी लिखें या a प्लस बी और प्लस सी, तो संख्याओं पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कोई संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 और ये कोई भी संख्या ले, तो 2 प्लस 5 और 3 8, 2 3 5 और ये 5, तो ये हो गया 10, ये भी हमारा 10 हो गया। तो ये हमारा जो है योग पर सहचर्य नियम कहलाएगा। अब इसी प्रकार से इसका गुणा पर सहचर्य नियम देखिए, ये तो योग का हो गया, ये हो गया योग, ये गुणा। गुणा पे देखिए a गुणे b गुणे c, ये है, इसको हम a गुणे b और गुणे c, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 गुणे 15, 6 गुणे 5, 15 दूनी 30 और 6 पंचे 30। तो ये जो है गुणा पे और योग पे जो है सहचर्य नियम लागू होगा। अगर हम माइनस कर देते हैं तो देखिए, माइनस करके देखिए नहीं लागू होगा। a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। देखिए 2 माइनस 3 माइनस 5, 2 माइनस 3 और माइनस 5, तो 2 माइनस और ये माइनस के 2 हुए, तो प्लस का 2 हो गया, 2 में से 3 गया, माइनस का 1,
यहां पर -5, ये आ गया 4 और यहां आ गया -6, यानी ये बराबर नहीं हुआ। तो सहचर नियम में योग पर और गुणा पर ही सहचर नियम लागू होगा। इसके बाद में अगला है वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण नियम में क्या है? वितरित हो जाना। वितरण के मतलब वितरित हो जाना, यानी ए गुणे बी प्लस सी अगर दिया है, ए गुणे बी, ब्रैकेट खोलते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से इसमें ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, ए गुणे सी। अब मान लीजिए 2 है, ये 3 है, 5 है, 2 3 प्लस 2 गुणे 5, देखिए 2 गुणे 5 3 8, 2 3 6 और 10, ये हो गया 16 और ये भी 16 हो गया, यानी कि ये हमारा वितरण नियम इस पे लागू हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 1A। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखना है। 20 और 40 के बीच में सभी समधन पूर्णांक लिखना है। तो इसमें देखिए क्या दिक्कत है, 22 24 26 और ये हमारा जो है 40 तक है, 38 आ जाएगा। 20 और 40 के बीच की लिखनी है, ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक के अभाज्य, अभाज्य धन पूर्णांक, अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है 1 से 10 तक। ठीक, अब देखिए अभाज्य में सबसे छोटी जो है संख्या एक जो है हमारी, केवल और केवल एक जो है वो सम संख्या 2 ही है। तो 2, फिर 3 5 7, ये 10 तक में हो जाएंगी। 2 3 5 7, 9 नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा धन पूर्णांक हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक ज्ञात करना है। 2a + 1 क्रमानुयायी मतलब इसके बाद वाला, तो क्या हो जाएगा 2a + 2। फिर 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। चौथा क्वेश्चन देखिए, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। जब भी हम योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे तो जब दो संख्याओं को हम जोड़ते हैं, देखिए योगात्मक प्रतिलोम समझ लीजिए, दो संख्याएं हैं a और b, दो संख्याएं हैं, तो योगात्मक प्रतिलोम में इन दोनों का योग 0 होता है, ये योगात्मक प्रतिलोम है। यहां पर a और b को जोड़ने पर यदि 0 आ जाता है तो हमारा जो है योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। और योगात्मक तत्समक क्या होगा, 0 जो है इसका योगात्मक तत्समक होगा। इसी तरीके से अगर गुणात्मक होता तो a गुणे b बराबर 1 अगर आ जाए, यहां पर गुणात्मक तत्समक जो है वो 1 होगा, इसमें योगात्मक तत्समक 0 होगा। तो a + b बराबर 0 होना चाहिए। एक संख्या दी गई है 2/3, तो 2/3 ये हो गई। दूसरी हमको ज्ञात करनी है 0, तो b बराबर 0 - 2/3, यानी कि -2/3, ये b हो गया। यानी कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का 2/3। ठीक, अगर हम कहें कि
4/5 -4/5 का योगात्मक प्रतिलोम तो प्लस का 4/5। केवल आपको चिन्ह बदलना है और कुछ नहीं करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस। गुणा में, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है? गुणात्मक प्रतिलोम में जैसे अगर कहा जाता 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहां पर हमारा हो जाता है 3/2। गुणात्मक प्रतिलोम में माइनस अगर 2/3 होता तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका लिखना होता तो माइनस का 3/2। इसमें चिन्ह नहीं बदलेंगे, केवल अंश और हद बदल जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पांचवा, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम -5 का है, यानी कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। ये दिया है -5/1, यानी कि 1/-5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/5। ये हमारा जो है निकल आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम। P + Q का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो क्या हो जाएगा? केवल हमारा चिन्ह बदलेगा, यानी P + Q ये दिया था, अब ये हो जाएगा -P + Q। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -P - Q। ये हमारा जो है P + Q का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम अगर निकालना हो, P - Q का निकालना है तो -P - Q, यानी कि माइनस का P हो गया और प्लस का Q हो गया। यहाँ P प्लस का था, माइनस का हो गया, माइनस का Q था, और ये पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है? अब देखिए, पूर्णांकों में कौन सी ऐसी संख्या है जो उसका योगात्मक तत्समक भी वही हो? ठीक, तो केवल एक शून्य संख्या ऐसी है। शून्य में -0 तो होता नहीं, तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम भी शून्य ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए इतने सम है अथवा विषम। a जो है, a बराबर है सम धन पूर्णांक। a हमारा सम धन पूर्णांक है, तो हमको ज्ञात करना है a - 1 और a + 1। ये सम है या विषम है? तो कोई एक संख्या एक समधन पूर्णांक ले लीजिए। मान लीजिए 2 है तो 2 - 1 और 2 + 1, 1 हुआ और ये 3। तो कैसी संख्या आ गई? विषम। ये हमारी विषम संख्या आ गई। फिर है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग, तो 12 हो जाएगा संख्या रेखा। अगला क्वेश्चन 11वां देखिए, पहला पार्ट है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। तो 2 ले लीजिए कोई धन अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कि 3 है, एक पहली अभाज्य संख्या और दूसरी जो है 5। ये तो आ गया हमारा 15। अगर हम 2 लेते हैं और 3 लेते हैं तो ये आ गया 6। अब कह रहा है सदैव अभाज्य होता है, नहीं होता है। सदैव अभाज्य ये नहीं होता है, तो कथन कैसा हो गया? असत्य। फिर अगला है इसका, ये पार्ट था, बी देखिए, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योगफल सदैव अभाज्य होता है। 2 धन अभाज्य ले लीजिए, 2, 3 का योगफल 5 आ गया, 3 + 5 ले लेते हैं, 8 आ गया। तो क्या है? सदैव अभाज्य। सदैव अभाज्य नहीं, ये अभाज्य हो गया, ये अभाज्य नहीं हो गया, तो ये भी जो है सदैव नहीं होता है। अभाज्य हमारा सदैव नहीं होता है। अब इसके बाद में अगला
सी पार्ट देखिए इसका, यदि ए और बी दो ऋण पूर्णांक है, ए और बी जो है दो ऋण पूर्णांक है, -2 है, मान लीजिए -3 है, तो ए प्लस बी भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा, यानी कि 2 प्लस -3 तो -2 -3 -5, ये तो माइनस का ही आएगा सदैव, ये हमारा जो है सत्य हो गया। चाहे दूसरी भी संख्या कोई लेंगे तब भी वही आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कह रहा है यदि ए एक धन पूर्णांक है और तो दिखाइए कि इतने 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 24 से पूर्णतः विभाजित है, तो ए प्लस 1, ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, ए प्लस 2 और ए प्लस 3, ये कह रहा है 24 से विभाज्य है कि नहीं है। ए जो है हमारा धन पूर्णांक है, ए धन पूर्णांक है, मान लीजिए हम ए भी पहले एक ही लेते हैं, ए 1 प्लस 1, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3, तो 1 × 2 × 3 × 4, ये आ गया 24। ठीक, अब हम कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, ए बराबर, यहां पे हमने ले लिया था ए बराबर 1 लिया था, अब हम ए बराबर 2 लेके देखते हैं, तो 2 फिर 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 और 2 प्लस 3, तो ये हो गया 2 3 और ये 2 है, यहां पे भी 2। ठीक है, ए का मान 2, 4 5, तो 2 6 दूनी 3 दूनी 6 24, 24 गुणे 5, यानी 24 जो है इसका भी है। ठीक, अब इसके बाद में निम्नलिखित में से जो है कौन सी संख्याएं सम होंगी। ए सम है और बी विषम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए जो है सम है और बी है विषम, तो इनमें से कौन कौन सी संख्याएं सम होंगी। तो ए स्क्वायर है पहले, ठीक, सम संख्या कोई है, मान लीजिए 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये हमारा सम हो गया। अब कोई एक देखते हैं जिसमें ए और बी दोनों हों, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक। अब ए मान लीजिए 2 है सम संख्या और बी है विषम संख्या, कोई ले लेते हैं, 5 आ गई, ये कैसी हो गई, विषम हो गई। तो इसी तरीके से आपको लिखनी है, ए सम है या विषम, जो जो सम है वो सम विषम। फिर कह रहा है निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है 14, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। पहला है 3 गुणे 8 प्लस 7, 3 गुणे 8 और प्लस 3 गुणे 7, यानी कि इसमें कौन सा प्रगुण लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है, ये हमारा वितरित हो रहा है, इसमें हो गया वितरण, वितरण नियम। दूसरा है 3 5 प्लस 9 और 3 प्लस 5 साचल, साचल नियम हो गया। अगला है 3 गुणे 2, 2 गुणे 3, तो ये हो गया हमारा 3 गुणे 2, क्रम बदल रहा, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। फिर ठीक है 3 गुणे 5 ए गुणे 5 ए बराबर 3, ये हो गया। अगला है कह रहा है 3 गुणे 5 बराबर ए गुणे 5, तो ए बराबर 3, ए बराबर 3, ये जो है हमारा निरसन का नियम कहलाता है, निरसन का नियम, निरसन नियम।
इसमें क्या होता है कि दोनों पक्षों की हम तुलना कर देते हैं। तो a 5 तो 5 है, बराबर है, a की जगह पर 3 लिखा है। जैसे a गुणे b बराबर v गुणे c अगर दिया हो तो a गुणे b बराबर b गुणे c। तो यहां न्यूटन के नियम के अनुसार क्या होता है, a बराबर c। चेक भी कर सकते हैं, अगर a का 2 है मान, गुणे 3 है इसका मान, b का मान 3 है और c का 5 है, तो यहां पर जो है ये और ये बराबर हो जाएंगे मान। ठीक है।